हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लो फिर मैं आ गया हूँ छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग लेके। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन प्लेन मिरर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। प्लेन मिरर क्या होता है, उससे बनने वाली इमेज कौन कैसी होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का बनता है, लेटर इन्वर्जन होता है और सेम डिस्टेंस से बनता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, पहली की प्रॉब्लम्स है, पहली प्रॉब्लम है वो है मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर फॉर गेटिंग फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर मिरर की हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है जिससे मैं किसी एक पर्सन की फुल इमेज उस मिरर से ले सकूं। ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाया जाएगा उसको सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं एक प्लेन मिरर लेता हूँ, मैं प्लेन मिरर कंसीडर करता हूँ, कॉल्ड एम। इसको मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है, अब एक पर्सन जो है वो जस्ट के फ्रंट पे रख रहा है, कितने डिस्टेंस पे है, वो मान लीजिए डी डिस्टेंस पे है। एक पर्सन है वो इस तरह से, ये उसका सपोज करो मैं हेड कंसीडर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं इसकी आईज कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके मैं फीट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको नेमिंग कर दिया। अब अगर मुझे इसका इमेज चाहिए तो इसकी इमेज जो बनेगी वो सेम डिस्टेंस से बनेगी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था हमारे, तो सबसे पहले हम इसकी इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए डी डिस्टेंस की इमेज मुझे मिल रही है, वो इमेज मेरे पास ये हो गई और उसमें जो मैं नाम दे दिया एच डैश, ई डैश एंड यहाँ पे हो गया आपका एफ डैश। दूसरी चीज, अब जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने डिस्टेंस के ऊपर आपका इमेज बनेगा और जो भी लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे आनी चाहिए, ई पे आनी चाहिए। तो चलिए मैं पहले इसे इंसिडेंट रे बनाता हूँ, या डायरेक्टली अगर मैं चाहूँ कि जो भी लाइट रे आ रही है एच डैश से एफ डैश से वो कहाँ पे आए, ई पे आए। तो अगर ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आती है, मान लीजिए, तो इस तरह से आएगी ई पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी, कहीं ना कहीं वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही होगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरह जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह जाएगी। ओके, ऐसे ही मैं फिट की बात करूंगा तो उसके लिए कुछ ऐसा बना लें। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होगा, रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का होगा। तो आपको ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा कि हेड से जो लाइट रे आ रही है वो इस तरह से इंसिडेंट हुई पी पॉइंट पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पी ई की तरफ मूव कर रही है। जबकि वर्चुअली अगर देखा जाए तो वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, एच डैश से। सिमिलरली जो लाइट रे फीट से इंसिडेंट हो रही थी, इमिट हो रही थी, वो कहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ डैश से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्यू से ई की तरफ मूव कर गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, जब आपको ये रे डायग्राम क्लियर हो गया, चलिए तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि ये जो मेरे पास में है इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट या पर्सन की हाइट को मैं एच स्मॉल एच कंसीडर करता हूँ। तो ये जो हाइट होगा ये भी आपको पता है कितना होने वाला है बच्चों, ये भी एच होने वाला है। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे क्या निकालना है कि मिनिमम मुझे हाइट निकालना है, कितनी हाइट का मिरर मेरे पास में हो ताकि मैं ऑब्जेक्ट का फुल इमेज मुझे मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो पर्टिकुलर पॉइंट पहला लाइन मैंने ड्रॉ किया ई डैश। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या होने वाला है, ये डिस्टेंस भी आपका डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज और, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ आर, और ये डिस्टेंस मैं एक्स कंसीडर करता हूँ, ये डिस्टेंस जो है आर क्यू, ये डिस्टेंस मैंने वाई कंसीडर कर लिया। ये डायग्राम को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। क्लियर है सभी को ये डायग्राम। चलिए तो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। मुझे एक्चुअली में इस पी क्यू मिरर की हाइट कैलकुलेट करनी है कि ये मिनिमम कितनी हाइट है ताकि मैं पूरा का पूरा इमेज फुल इमेज मुझे मिल जाए उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ, आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ई एच डैश ई डैश, ई एच डैश ई डैश, इस ट्रायंगल में आप देखिए, ये ट्रायंगल मैं दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर P, दिस पॉइंट R, दिस पॉइंट H dash and this is E dash and this is E. This distance becomes D and this is also D. और ये डिस्टेंस कितना हो गया, X। दोनों ट्रायंगल कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दे रहे। अगर सिमिलर हैं तो यहाँ से क्या होगा, H dash E dash डिवाइडेड बाय PR एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, दूसरे सर्कल में E dash डिवाइडेड बाय ER। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एच ई डैश, सपोज इसको मैंने कितना कंसीडर कर लिया,
इसको एच ई डैश रहने देता हूँ। चलिए पी आर में एक्स कंसीडर करता हूँ और ई डैश कितना हो गया डी प्लस डी इक्वल्स टू 2d एंड ई आर ये कितना हो गया बेटा ये डी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में एच डैश जो आया एच डैश ई डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 ऑफ एक्स। डी से डी कैंसिल हो गया तो आपको पता लगे कि एच डैश ई डैश इक्वल्स टू 2x आ गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास में ये डिस्टेंस हो गया 2 ऑफ एक्स। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करूँ, सेकंड ट्रायंगल जो मैं कंसीडर करता हूँ वो ट्रायंगल हो गया ई डैश एफ डैश, ट्रायंगल ई डैश एफ डैश। इस ट्रायंगल में आप देखिए क्या होगा, ये ट्रायंगल बनेगा तो सेम इसी तरह से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो वही हमें मिलने वाला है। यहाँ का पॉइंट हो गया आर, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज ई, दिस इज ई डैश एंड दिस इज एफ डैश। सी इस पर्टिकुलर की डिस्टेंस कितनी है आर क्यू की, यहाँ पे आपने कितना कंसीडर किया बेटा y कंसीडर किया है एंड ये डिस्टेंस जो कितना होगा ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया d एंड दिस वन आल्सो d। तो सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल वापस से क्या हो गए ट्रायंगल ई आर क्यू एंड ट्रायंगल ई डैश एफ डैश, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर हो गए। तो सेम कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ई डैश एफ डैश डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए आप ई डैश डिवाइडेड बाय ई आर। ओके तो सेम जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है बेटा, देखो आप तो सॉल्व करोगे आपको सेम डिस्टेंस पे जो आपको डिस्टेंस मिलेगी ई डैश एफ डैश, ये ई डैश एफ डैश पे कितना मिल जाएगा आपको 2 ऑफ y। सेम जैसे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों डिस्टेंस मिलेंगे, ये मिल गया मुझे कितना 2 ऑफ y। ठीक है। तो एक बात मुझे बताए कि मुझे जो इमेज मिली थी वो सिर्फ PQ पार्ट से मिल गया, मतलब ये जो पार्ट है ये मिलेगा मुझे मेरे कोई काम का नहीं है, और ये पार्ट है ये मेरे कोई काम का नहीं है, तो मुझे तो इमेज मिल चुका है, फुल इमेज मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, चलिए इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो ये 2x प्लस 2y अब एक्चुअली में किसके इक्वल है h के इक्वल है, 2x प्लस 2y ये किसके इक्वल है h के इक्वल है, और h किसका हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट है, और h किसका हाइट है इमेज का हाइट है। और यहाँ से 2 ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू h, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो गया h बाय 2, और ये x प्लस y किसका pq, x प्लस y किसकी हाइट है हाइट ऑफ मिरर। तो कितना हो गया हाइट ऑफ मिरर बेटा बताओ, ये हो गया h बाय 2। दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू गेटिंग फुल इमेज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं। हमें ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो किसी मिरर के सामने रखा है, उसकी फुल इमेज मुझे चाहिए, तो मिनिमम हाइट कितना चाहिए होगा मुझे उस पर्टिकुलर मिरर का। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, सेम हाइट का बनेगी, मैंने वो कंसीडर किया, दो ट्रायंगल लिए दोनों को सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई की और वहाँ से मुझे इसकी डिस्टेंस मिल गई। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप फटाफट से इसे नोट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, फटाफट नोट कर लें, जब अपन दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जल्दी से नोट करें इसे। चलिए स्टूडेंट, आपने बना लिया प्रॉब्लम नंबर 1, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम दूसरा प्रॉब्लम जो लेके आते हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी अप्रोच वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए दो मिरर जो हैं वो आपस में थीटा एंगल के ऊपर रखेंगे, दो प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर प्लेस्ड एट थीटा एंगल टू ईच अदर। ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्या है कि एक लाइट रे जो है वो सेकंड मिरर के पैरेलल आता है। लाइट रे कम्स पैरेलल टू द सेकंड मिरर एंड incident on the first mirror. Light ray comes parallel to the second mirror and incident on the first mirror. After getting reflection from it, it get incident on the second mirror. तो मान लीजिए ये इस तरह से इसके ऊपर क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। ठीक है। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द सेकंड मिरर and after reflection from the first mirror, it get incident on the second mirror and after reflecting from the second mirror it parallel to the first mirror. So diagram like this, then calculate the angle theta in this diagram.
कैलकुलेट द एंगल थीटा। थीटा क्या होने वाला, क्वेश्चन समझ में आया कि एक लाइट रे है, जो दो मिरर्स हैं वो थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, किसी एक मिरर के पैरेलल आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइनल रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर मिरर के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो थीटा जो एंगल है कितने एंगल पे रखे हुए हैं मिरर को हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ईजी अप्रोच है। ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया फर्स्ट, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिफ्लेक्शन। तो कहाँ का इसका इंसिडेंट, कहाँ का इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपका यहाँ हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ, बाय ज्योमेट्री अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ ए बी सी एंड डी बाय ज्योमेट्री, तो एंगल बी ए डी इज थीटा, देन एंगल M1BC ऑल्सो थीटा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों पैरेलल से नीचे बने हुए एंगल है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, बाय ज्योमेट्री दिस एंगल ऑल्सो थीटा, तो आपका एंगल M1BC ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? क्यों? अगर मैं इसको अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल अगर मैं अल्फा कंसीडर करता हूँ, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज टू रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल आल्सो थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एंगल हमारे पास में कौन सा हो गया, एंगल ABD, एंगल ABD आल्सो थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमको दो एंगल मिल गए। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपका ये एंगल थीटा है M1BC, तो एंगल CDM2 ये एंगल भी कैसा होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, दो पैरेलल के पीछे बनने वाले एंगल है सेम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लाइन AM1 और ये DC दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, आप बोल सकते हैं M1A पैरेलल टू CD, ये क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये एंगल थीटा हो गया। और ये एंगल अगर थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो पहले सारे एंगल्स में लिख देता हूँ, तो ये एंगल हो गया CDM2, दिस इज आल्सो थीटा, एंड बाय ज्योमेट्री क्योंकि यहाँ पे भी वही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ, अगर मैं इसका कंसीडर करता हूँ इसको बीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हो गया, ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू थीटा। अब आपको सारे एंगल्स पता लग गए, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा बेटा, थीटा प्लस 3 था, 3 थीटा इक्वल्स टू 180, देन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 60 हो गया। सीधा आंसर। समझ में आया इस तरह का कॉन्सेप्ट? तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके आप कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, थर्ड प्रॉब्लम। आज हम 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपको सारे रे ऑप्टिक्स में जो प्लेन वेव पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वे 1 बाय 1 उन सारे 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपने प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल। कि अगर दो मिरर सपोज करो इस तरह से किसी एंगल पे रखे हुए हैं, मान लीजिए थीटा एंगल पे रखे हैं, ये 2 मिरर हैं, ठीक है, और ये M1 है और ये दूसरा मिरर जो है M2 है, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपको बताना है कि ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी वो हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम इससे सारे कैलकुलेशन कर पाएँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे। हम सबसे पहले 360 बाय थीटा, हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 360 बाय थीटा। अब ये वो नंबर मिलेगा, सब कुछ करो, ये आया हमारे पास में n, क्या है हमारे पास में n। अगर ये कैसा है, 2 केस आएंगे, या तो ये कैसा आएगा, इवन आएगा, या कैसा आने वाला है बेटा, ऑड आने वाला। 2 ही केस बन सकते हैं, या तो इवन आएगा या फिर कैसा आएगा,
ऑड आएगा। जब अगर इन दोनों में से कोई भी एक हमें मिलेगा, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि इवन मुझे मिलता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा n-1, चाहे अब कैसा ही रखा हो, सिमेट्रिकली रखा हो और अनसिमेट्रिकली रखा हो। समझ में आ रहा है आपको, सिमेट्रिकली रखा हो या अनसिमेट्रिकली रखा हो, दोनों ही केसेस के अंदर नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n-1। दैट मीन्स अगर 360/θ n इवन है तो कितना बनेगा, n-1 इमेज बनेगी। इसका एग्जांपल लेंगे हम अभी, देखेंगे। और अगर मैं ऑड केस की बात करूं तो इन द केस ऑफ ऑड केस में क्या होगा कि अगर ये ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी, नंबर ऑफ इमेजेस वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल के लिए कुछ अलग बनेगा केस और अनसिमेट्रिकल के लिए कुछ और बनेगा। सिमेट्रिकल के लिए कितना बनेगा, n-1, कितनी इमेज बन जाएगी, n-1, और अनसिमेट्रिकल के लिए कितना बनेगा, n। आगे बात समझ में, तो आपको बहुत डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। क्या कॉन्सेप्ट है, if two mirrors are placed at certain angle to each other, then the number of images, how will you calculate? First we calculate 360/θ, we get a number, suppose n, हमें n एक नंबर मिला, वो इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन केस होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, n-1। डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। और इन द केस ऑफ ऑड तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो n-1 और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो n। यहाँ पे सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली का क्या मीन है बेटा, सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर सिमेट्रिकल है, इफ सिमेट्रिकल प्लेस्ड है तो क्या होगा, ये एंगल अगर θ/2 होगा तो ये एंगल कितना होगा, अगर टू एंगल थीटा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकली प्लेस्ड। और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब अभी कह सकते हैं कि अगर एंगल मान लो 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, और ये कितना होगा, 30 डिग्री। इफ, और अगर अनसिमेट्रिकल की बात करता हूँ, इफ अनसिमेट्रिकली, इन दैट केस अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये m1 है और ये m2 है, तो ये एंगल अगर थीटा है, अनसिमेट्रिकली होगा तो हो सकता है कि ये एंगल हो θ/4 और ये कितना हो जाए 3θ/4। दैट मीन्स अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो हो सकता है, या आप कुछ भी एंगल ले लें तो मान लीजिए कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके बचा, अगर 80 डिग्री है मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री या फिर 50 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस इवन आने पर कितना बनता है और ऑड आने पर कितना बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे इसको नोट कर लें, क्वेश्चंस डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर सपोज करो अगर 60 डिग्री होता तो 360/60 कितना आता, 6 कितना होता है, इवन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती, 5। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑड के लिए अगर बात करें तो कोई भी एंगल ले लें, इससे ये वैल्यू अगर ये ऑड आएगी तो उसमें अंदर क्वेश्चन में अगर क्लियर होगा सिमेट्रिकल रखा तो n-1 और अनसिमेट्रिकल है तो n। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर